बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे गिल्लू। लेखिका है महादेवी वर्मा। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठा था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोनचूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक लघु प्राण अर्थात गिलहरी का बच्चा, उसका जिक्र किया गया है। तो लेखिका ने जो गिलहरी के बच्चे को पाला था उसका नाम रखा था गिल्लू। उसकी मृत्यु के पश्चात जहां उसे दफनाया गया था, बस वहीं पे उन्होंने एक सोनजूही के पौधे को लगा दिया था। और लेखिका इस पौधे में खिले उस फूल को देख करके उस लघु जीव अर्थात गिल्लू को याद करती रहती है। अब यहाँ बताया गया है कि एक बार अचानक लेखिका की नजर अपने कमरे के बरामदे में देखती है, तो क्या दिखाई देता है कि जहां पर एक गमला रखा हुआ था और उधर दो कौवे अर्थात काकभूसुंडी अर्थात कौवे आपस में एक दूसरे को छूने का खेल खेल रहे थे। इसे कहते हैं छुआ छुअव्वल का खेल। अब कौवा एक ऐसा पक्षी है जो एक साथ समादरित अनादरित अर्थात बहुत ही उसका सम्मान किया जाता है और बहुत ही उसका आदर किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जितना सम्मान भी किया जाता है उससे अपमानित भी किया जाता है। यह एक विचित्र पक्षी है। अब बात की है लेखिका ने कि हमारे जो पुरखे थे उनकी मृत्यु के बाद वो न जाने कब से गरुड़ के रूप में आते हैं, ऐसा एक भ्रांति एक भ्रम है। ये न तो किसी मोर के रूप में न तो हंस के रूप में आते तो है हमारे पूर्वज सिर्फ कौवे के ही रूप में आते हैं। और पितर पक्ष में हमने क्या देखा है कि कुछ पाने के लिए काक बनकर ही वे अवतरित होते हैं। इतना ही नहीं, दूरस्थ प्रियजन जब भी अर्थात दूर के जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके आने की सूचना भी वे अपने मधुर संदेश से देते हैं। लेकिन जब वे बोलते हैं तो उनकी जो कर्कश वाणी है वो कर्कश वाणी भी कभी कभी हमें अनायास अथवा तो कभी कभी हमें व्यर्थ लगती है, हमें कानों को प्रिय नहीं लगता है। मेरे काकपुराण के विवेचन में अचानक बाधा पड़ी अर्थात लेखिका की नजर कहाँ पड़ती है, एक दीवार की तरफ पड़ती है जहाँ पे एक छोटा सा जीव छिपा हुआ पड़ा था। जाकर लेखिका ने देखा कि वह तो एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो लगभग घोंसले से नीचे गिर गया था और कौवे उसे एक सुलभ आहार अर्थात सरलता से मिल सके ऐसा भोजन बना रहे थे। काकद्वय की चोंचों से वो दो घाव उसके लघु प्राण पर लग गए थे, जिसकी वजह से वो निश्चेष्टा होकर के गमले से चिपका पड़ा था। घर के सभी परिवार लोगों ने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगा है इसलिए अब यह नहीं बच सकता, अतः इसे यहीं पर रहने दिया जाए। लेकिन लेखिका का जीव नहीं मानता है। वो उसे उठा करके अपने कमरे में लाती है, उसके रक्त को पोंछती है और उसके घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाती है। अब रुई की बत्ती बना करके दूध में भिगो कर उसे नन्हे नन्हे मुंह में वह दूध की बूंदे डालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जो मुंह था वो मुंह खुला नहीं और दूध की जो बूंदे थे वो दोनों ओर इस प्रकार से लुढ़क जाती हैं। कई घंटों के देखभाल करने के बाद उसके मुंह में बड़ी मुश्किल से लेखिका ने एक बूंद पानी टपकाया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो जाता है कि लेखिका की उंगली को वो अपने दो नन्हे नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच जैसी मोती जैसी आंखों से वह इधर उधर देखने लगा। 3-4 महीने के बाद उसकी स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और उसकी जो चंचल चमकीली आंखें थी वो सभी को आश्चर्यचकित करने लगती है। लेखिका ने उसकी जातिवाचक संज्ञा अर्थात एक गिलहरी से उसका व्यक्तिवाचक रूप दे दिया अर्थात उसका नामकरण किया गया और उसका नाम रखा गया गिल्लू।
लेखिका फूल रखने की एक जो डलिया थी, उस डलिया में रुई को बिछा करके उसके तार से खिड़की पर लटका दी। यह काम करता है उसके लिए झूले का। और इसी झूले में वह गिल्लू लगभग 2 वर्ष तक रहता है। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोची आंखों से कमरे के भीतर अथवा तो कमरे के बाहर न जाने क्या क्या देखता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और उसका जो करा कार्यकलाप था, वो सभी को आश्चर्यचकित करता था। जब लेखिका लिखने बैठती तो अक्सर वो क्या करता था कि लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह और इतनी तीव्र इच्छा उसकी होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। और अच्छा उपाय क्या कि लेखिका के पैर तक आकर और सिर से पर्दे पर वो चढ़ जाता और फिर उसी तेज से वह नीचे उतरता भी था। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती थी। कभी लेखिका गुल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार से रख देती थी। अब वो क्या करता था कि अपने दो नन्हे नन्हे पंजों से उस लिफाफे को पकड़कर और सिर को बाहर निकालकर देख इधर उधर देखा करता था। जब भूख लगती थी तो वो चिक चिक करके आवाज करने लगता था और लेखिका उसे खाने के लिए काजू अथवा तो बिस्किट दे देती थी। और इस प्रकार से वो लिफाफे में पड़ा पड़ा काजू और बिस्किट को कुतरता रहता था। फिर गुल्लू के जीवन का प्रथम वसंत अर्थात उसका 1 साल पूरा होने आया। नीम चमेली की गंध लेखिका के कमरे में धीरे धीरे आने लगी। बाहर की जो गिलहरियां थी वो खिड़की की जाली के पास आकर हमेशा चिक 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 न जाने क्या करती रहती थी। गिल्लू को जाली के पास बैठा देख करके अपनेपन से बाहर झांकते देख लेखिका को लगता है कि अब उसे थोड़ा सा मुक्त करने का समय आ गया है। तब लेखिका ने क्या किया कि जो जाली थी उस जाली की कीलों को उसने निकाल दी और एक कोना खोल दिया। और उधर मार्ग से ही गिल्लू ने बाहर आने जाने का एक रास्ता बना लिया। इतने से छोटे जीव को घर में पहले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी तो मुश्किल ही था, क्योंकि लेखिका के घर में और भी तो जीव पल रहे थे। आवश्यक कागज पत्रों के कारण लेखिका बाहर जाने पर कमरा अक्सर बंद रहता था। लेखिका कॉलेज से लौटने पर जैसे ही वह कमरा खोलती थी तो लेखिका के घर में पैर रखते ही गिल्लू अपने आप जाली के द्वार से वो भीतर आ जाता था और लेखिका के पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ता रहता था। तब यह नृत्य का क्रम बन गया था। जब जब लेखिका बाहर से घर पे आया करती थी तो गिल्लू इसी प्रकार का कार्य किया करता था। लेखिका के कमरे के बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली से अक्सर बाहर चला जाया करता था। दिन भर वो गिलहरियों के झुंड का नेता बना इस डाल से उस डाल उछलता कूदता रहता था। ठीक 4 बजे वो खिड़की के भीतर वापस आ जाता था और अपने झूले में झूलने लगता था। लेखिका को चौंकाने की इच्छा उसके मन में न जाने कब से पैदा हो जाती है। वो कभी फूलदान में फूलों में छिप जाता था तो कभी पर्दे के चुंडट में छिप जाता था तो कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाया करता था। लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी थे। उनका सबके प्रति लगाव बहुत ही ज्यादा था, लेकिन उन सभी में जितने पशु पक्षी थे कभी भी लेखिका की थाली में बैठ करके खाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन गिल्लू ऐसा नहीं था। वह गिल्लू इन सब से अलग था। जैसे ही लेखिका खाने के कमरे में पहुंचती थी तो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके वह लेखिका के मेज पर पहुंच जाता था और लेखिका की थाली में बैठ जाता था। बड़ी कठिनाई से लेखिका की थाली के पास उसने बैठाना सिखाया, जहां वो बैठ करके लेखिका की थाली में एक एक चावल उठा करके बड़ी सफाई से खाता रहता था। काजू तो उसका प्रिय भोजन था ही, और कई दिन काजू न मिले तो वह अन्न खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या तो झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच लेखिका का अचानक मोटर दुर्घटना में वह घायल हो जाती है और अस्पताल में भर्ती रहती है। तो उन दिनों जब लेखिका के कमरे का दरवाजा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूलों से नीचे उतरकर दौड़ता
और फिर किसी और अनजाने चेहरे को देखता था तो उसी रफ्तार से वो उस झूले में जाकर के वापस बैठ जाता था। सब उसे काजू तो दे जाते थे, लेकिन जब लेखिका ने अस्पताल से लौट के देखा तो जो काजू थे वह काजू उसके झूले में भरे मिले। इससे यह पता होता है कि जितने दिनों तक लेखिका अस्पताल में थी उतने दिनों तक गिल्लू ने बहुत ही कम खाना खाया था। लेखिका की अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने अर्थात सिर के बगल में बैठ करके अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर, उसके बाल को होले होले सहलाता रहता था और इस प्रकार वह एक परिचारिका अर्थात नौकर की भांति वह काम करता था। गर्मी में जब लेखिका दोपहर में काम करती रहती थी तो गिल्लू न बाहर जाता था और न अपने झूले में बैठता था। उसने लेखिका के निकट रहने के साथ साथ गर्मी से बचने का एक साधारण सा उपाय ढूंढ निकाला। वह लेखिका के पास एक सुराही थी, उस सुराही पर जाकर के वह लेट जाया करता था, जिस प्रकार से उसे ठंडक मिलती रहती थी। गिलहरियों के जीवन की अवधि ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक ही होती है। अतः गिल्लू की जीवन का यात्रा का भी धीरे धीरे अब अंत नजदीक ही आ रहा था। अब उस दिन होता क्या है कि उस दिन वो न तो कुछ खाया न तो बाहर गया। रात के अंत की यातना में वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़कर हाथ से चिपक जाता है। उसे उसने अपने बचपन की मरण अवस्था स्थिति में पकड़ा था। जब वह कौवे से घायल हुआ था तब पकड़ा था। आज बिल्कुल उसी प्रकार से उसने फिर से दोबारा लेखिका की उंगलियों को पकड़ता है। पंजे तो बहुत ठंडे हो गए थे। लेखिका जागकर हीटर जलाती है, उसे गर्म करने का प्रयत्न करती है, लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ ही वह न जाने किसी अन्य जीवन में जाने के लिए वह सो जाता है। उसका झूला उतार कर रख दिया जाता है, खिड़की की जाली बंद कर दी गई, लेकिन गिलहरियों की जो नई पीढ़ी थी वो जाली के उस पार चिक 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 किया करती थी और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि को बनाई गई थी, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी और इसलिए भी बनाई गई थी कि उस लघुघात का किसी वासंती दिन जूही की किताब छोटे फूल के खिल जाने का विश्वास लेखिका को अक्सर रहता था और जब भी लेखिका जूही के फूल को देखा करती थी तो लेखिका को संतोष देता रहता था। तो बच्चों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।